हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने हिमालय के बारे में एक एक करके पूरा विस्तार से समझ लिया। आज से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 2-3 वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में सामान्य परिचय लेंगे। अगर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात की जाए तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, इसे पठार प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि ये सामान्य परिचय है तो हम लोगों को इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय का, तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, देखिए क्या नाम है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या हो गया, वह क्षेत्र जो तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ हो, मतलब वह भूखंड जो तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ हो। मतलब भारत को प्रायद्वीपीय तीनों ओर से कैसे, ये हो गया अरब सागर, ये हो गई बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिंद महासागर का, मतलब ये तीनों जगह से ही सागर से घिरा हुआ हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया प्रायद्वीपीय भाग। ये तो होगी प्रायद्वीपीय की भाग। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत के आगे अपन क्या लगाते हैं, भारत प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अगर पठार बोलने की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए जो ये प्रायद्वीपीय भारत का या भारत का दक्षिणी भाग है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो इसे पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर पठार के रूप में छोटे छोटे बड़े पठार बने हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए ये पठारी क्षेत्र हो गया, ये प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्लियर हो गया। क्यों कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। और द्वीपीय का, प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया इसका जो भूखंड है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, मतलब सागरों से घिरा हुआ भूखंड होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया, पठार क्यों कहते हैं और प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। ये तो बात हो गई प्रायद्वीपीय की बात, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका और सामान्य परिचय लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके जो आप मैंने ये कलरफुल डायग्राम्स बना रखे हैं इसका इंट्रो करवा दूं भाई, किसका क्या साइन है, किस कलर का। तो अगर बात करें रेड कलर की, सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं रेड कलर की, ठीक है, ताकि मैं जो भी एक्सप्लेन करूं आपको आराम से समझ में आए। अगर रेड कलर की बात करें, जो ये आपको लाल कलर में दिख रही है, ये धागे में जो गांठ होती है, गांठ की तरह ये जो चैन बनी हुई दिख रही है, ये है नदियां, ठीक है। जो ये रेड कलर में साइन करा रखा है किस चीज का, नदियों का, ये तो हो गई नदियां। अगर बात करें ये जो आपको देखिए ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये है पहाड़ियां हैं। मतलब इसी पठार पर क्या है, छोटी 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 बड़ी जो भी पहाड़ियां हैं, एक एक करके हम लोग सबकी विशेषता भी पढ़ेंगे। बट अभी आपको बता दूं ये क्या है, ये क्या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, पठार सॉरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर बात करें ये जो इस रूप में ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये हैं इसी प्रायद्वीपीय पठार के, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर कुछ उठे हुए भाग होते हैं, ठीक है। उसके नाम क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर इसकी बात करें ये क्या, ये वाले हो गए, ठीक है ना, इसकी हम विशेषता करेंगे, इसके नाम भी जानेंगे, एक एक करके सब जानेंगे। जैसे इसे मालवा का पठार कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, दंडकारण्य पठार कहते हैं, इसके अलावा और भी है। तो हम लोग पठार को जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो एक एक करके पूरा विस्तार से समझेंगे। ये तो बात होगी। और अगर बात करें ग्रीन लाइन की, जो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पूर्वी भाग की और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र, मतलब जो एरिया है, क्या है ये प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक है कवर अप, ठीक है। और इसके पास खाली क्षेत्र है, ये क्या समतल मैदान। तो समतल मैदान कैसे बने इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई सामान्य परिचय, और इसका जो क्या कौन से कलर का क्या साइन है वो मैंने बता दिया। और ये वाला भाग जो है शिलांग पठार का है, ठीक है, ये इसी का ही भाग है, ठीक है। ये तो हो गई क्लियर बात। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करें कि भाई प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो भाग है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अब गोंडवाना लैंड को समझने के लिए उसको आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड बना कैसे, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी इसमें ये प्रायद्वीपीय भारत पठार के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए आपको पता है पृथ्वी पर जैसे ही पृथ्वी बनी थी तो उस पर क्या था, एक ही भूखंड था, एक ही जो भाग था, पर्वतीय भाग पठारी भाग आप जो भी बोले एक ही भूखंड था, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, पैंजिया। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे,
पैंथालासा। ठीक है, ये तो स्थिति हो गई। अब आप सोचेंगे कि भाई इससे इसका क्या मतलब, अभी आप थोड़ा रुकिए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर बात करें इसकी, तो ये पहले स्थिति तो ये थी, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि जब बेंजियम है, जो ये पठारी प्रायद्वीपीय जो भी है पठारी भाग है, इसमें क्या हो गया, ये टूटा। देखिए एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। उसमें जो ये जो भाग है इसे क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये हो गया, और ये क्या हो गया, अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब इसका जो पेंजिया का जो विभाजन हुआ, ये इसका महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वेगनर का, उसके द्वारा ये चीजें बताई गई है। वेगनर के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात होगी पैंथालासा की स्थिति, इसमें विभाजन हुआ, सॉरी पेंजिया में विभाजन हुआ, तो किसका, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का हुआ। तो गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये पहली स्थिति होगी, दूसरी स्थिति होगी, तीसरी स्थिति में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ। क्यों, देखिए आपको पता है कि उस फिर बाद में क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें क्या हुआ, इसमें विच्छेदन हुआ, मतलब ये टूट गया। इसके टूटने से किस किस का निर्माण हुआ, कौन कौन से देश का निर्माण हुआ, एक तो साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। साउथ अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये इन तीनों देशों का। तो मतलब आप समझ गए होंगे, पहले जो ये हिस्सा था, आपको पता है हिमालय तो क्या है, नवीन पर्वत का निर्माण है वो, ठीक है, वो नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। अभी ये प्रायद्वीपीय भारत अति प्राचीन है, तो ये क्या हुआ, हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ। तो देखिए ये स्थिति है, यहाँ से क्या हुआ, गोंडवाना लैंड में विच्छेदन हुआ, तो यहाँ विच्छेदन होने से किस किस का निर्माण हुआ, जो देश देखते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड के विच्छेदन से इन तीन देशों का निर्माण हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता है कि बाद में ये टुकड़े अलग हुए थे। पहले किसका हिस्सा था, भारत का जो ये हिस्सा था किससे सटा हुआ था, अफ्रीका से। जब आप महाद्वीप के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें आप पूरा का पूरा समझ लेंगे। अभी की स्थिति में मैं प्रायद्वीपीय स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ से अलग हुआ था, ये प्रायद्वीपीय भाग ही था पहले, बाद में तैतीस सागर के अंदर वलन से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो गोंडवाना लैंड में विच्छेदन हुआ, इससे क्या होगा, मतलब टुकड़े हुए, तो क्या हुआ, साउथ दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों का निर्माण हुआ। तो ये जो हिस्सा है पहले किससे सटा हुआ था, अफ्रीका से, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से और पूर्वी उत्तरी हिस्से से सटा हुआ था। वहां की टूटने से ये भारत का एक टाइम बाद में पूरा अलग अलग होते हैं। वो फिर वो क्या बोलते हैं, जो भी टेक्टोनिक, मतलब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आंतरिक संरचना का लगातार विस्तार होना, मतलब स्थिर नहीं है, तो ये स्थिति वहां से होती है, ठीक है। अब बात, ये तो बात हो गई भाई ये प्रायद्वीपीय भाग है तो क्या है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग आया कहां से है, तो ये तो बात हो गई, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर बात करें, थोड़ी तुलना कर लेते हैं, ये प्रायद्वीपीय भाग है, उत्तर भारत के बाद क्या नाम है, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ पर ये स्थिति है जो हिमालय की स्थिति है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ, जो मैंने अभी इस कॉन्सेप्ट से बताया। लेकिन अगर हिमालय की बात करें, दोनों की तुलना करें, तो आपको पता है कि जो हिमालय है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या है, अति प्राचीन है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्थिति थी, आपको पता है मैंने हिमालय के बारे में जब पढ़ाया था, यहाँ की स्थिति का निर्माण कैसे हुआ, कि भैया ना ये जो क्षेत्र था पहले था नहीं, ठीक है, इसके ऊपर का क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था, 33 सागर था, ठीक है। कोबर के भूसंरचना सिद्धांत को अलग से एक्सप्लेन भी किया था मैंने। और अब देखिए ये जो स्थिति थी, आपको पता है क्यों 33 सागर में क्या हुआ, ये इस भाग का उत्तर की ओर विस्तार हुआ, तो क्या हुआ, जगह कम थी, तो क्या हुआ, जो ना नदियों के द्वारा जो गाद लेके आया था 33 सागर में, नदियों के द्वारा जो गाद लाया गया था, तो उसमें क्या वलन हुआ, वलन होने से क्या हुआ, जो ऊपर के सिरा किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ।
तैतीस सागर में वलन से हिमालय का निर्माण हुआ। ये बात हो गई भाई, दोनों में अगर कंपेयर की बात करेंगे। लेकिन एक और विशेषता देख लेते हैं कि भाई ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये क्या है, ये स्थिर भाग है। स्थिर क्या देखे, स्थिर भाग का क्या मतलब हुआ, ये जो स्थिर भाग का मतलब इसके जो गतिविधि है आंतरिक भाग, ठीक है, इसकी आंतरिक भाग की गतिविधियां बहुत कम है। लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो ना आंतरिक भाग में गतिविधियां होती रहती है। इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे अगर आंतरिक भाग, क्योंकि आपको पता है कि ये भूखंड स्थिर नहीं है, ठीक है, अगर भूखंड स्थिर नहीं है, आंतरिक क्रिया स्थिर नहीं है, मतलब आप पूरा स्थिर नहीं कह सकते, बट हाँ अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के कंपैरिजन में ये स्थिर भाग है। यहाँ पर कुछ छुटपुट घटना होती रहती है, वो बात अलग है, ठीक है। अगर हिमालय की बात करें, आंतरिक भाग अगर स्थिर नहीं है तो क्या होगा, भूकंप जैसी घटनाएं होगी, भूस्खलन जैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अधिक देखी जाती हैं। अगर बात करेंगे तो भूकंप की ज्यादा स्थिति, तो यहाँ पर उत्तर और पूर्वी भारत के हिस्से में भूकंप ज्यादा आते हैं। जब भी आप नोट करेंगे तो अधिकतम भूकंप कहाँ आते हैं, उत्तरी और पूर्वी हिस्से में। क्यों आते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर मतलब विस्तार तो हो रहा है ना, भू स्थिर थोड़ी है, तो स्थिर विस्तार हो रहा है उत्तर की ओर, तो क्या होगा, वलन की क्रिया हो रही है। 33 सागर की स्थिति थी वहां पर, तो लगातार वलन हो रहा है, तो क्या हो गया, आंतरिक भाग अस्थिर है, इसलिए भूकंप जैसी स्थितियां बन जाती हैं, ठीक है। अधिकतर भूकंप कहाँ आते हैं, उत्तरी और पूर्वी भाग में। क्लियर हो गया। जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो अधिकतम भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं, वो अस्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग में क्यों कम आते हैं, क्योंकि ये स्थिर भाग है, ठीक है। ये पहले से जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ही है, लेकिन ये स्थिर भाग है, यहाँ इसे वलन का प्रोसेस यहाँ नहीं होता है। आंतरिक भाग जो है स्थिर है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर भूकंप जैसी घटनाएं बहुत कम होती है। क्लियर हो गया, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो जैसे ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बाहरी स्ट्रक्चर को तो आपको बता दिया, लेकिन जो ये आसपास का जो क्षेत्र है, जो आपको दिख रहा है, खाली जगह दिख रही कि भाई यहाँ सीमा, भारत की सीमा तो यहाँ से स्टार्ट बता रहे हैं, लेकिन जो ये खाली जगह है इसका क्या मतलब है। अगर खाली जगह की बात करें, देखिए दोस्तों, ये स्थिति है, देख ये जो बीच वाला जगह है ये वाले, ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस पर जो नदियां बहती थी, ठीक है, जो पश्चिम की ओर आ रही है, पूर्व की ओर जा रही है, तो लगातार नदियों के बहने से क्या होगा, नदी आपको पता है साथ में क्या अवसाद है, गाद है, चूना मिट्टी जो भी है, कचरा लेके आती है, जो भी, ठीक है, चट्टानों के कण होते हैं, वो लेके आके क्या होगा, जो ये खाली क्षेत्र था ना, तो यहाँ पर वो सारे अवसाद जो निक्षेपण था नदियों का, तो सारा का सारा यहाँ बिछ गया। ये क्या है, समतल मैदानी क्षेत्र बन गया। ये बिल्कुल समतल मैदानी क्षेत्र है। कौन सा, ये आसपास का जो खाली क्षेत्र है ना, ये नदियों के द्वारा लाए गए गाद या अवसाद के से किसका निर्माण हो, समतल मैदानों का निर्माण हो। तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वो समतल, क्या नाम है, समतल मैदान है, ठीक है। क्यों है, क्यों, नदियों के द्वारा लाए गए गाद के कारण। ये क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई सामान्य परिचय। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके जो विस्तार की बात कर लेते हैं, विस्तार के बारे में सामान्य परिचय ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग अरावली पर्वतमाला, जो ये श्रृंखला दिख रही है आपको, अरावली पर्वतमाला है, तो इसके विस्तार की स्थिति देख लेते हैं। अगर बात करें इसके उत्तर पूर्वी हिस्से की, मतलब उत्तर और पश्चिम की, ये पठार हो गया, देखिए ये कुछ ऐसी स्थिति है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, ठीक है। तो देखिए इसका जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है, जो क्या नाम है, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में कौन सी श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी और पश्चिमी सिरे की बात करें तो इसकी कौन सी श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला जिसे आप बोलते हैं। इसके बारे में एक एक विशेषता पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में कौन सी श्रृंखला है, ये तो हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अगर अब बात करें उत्तर और पूर्वी, उत्तर की स्थिति ये हो गई, ये पूर्व स्थिति, तो उत्तर और पूर्व में कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियां, जो ये आपको दिख रही है ना, ये वाले, ये जो आपको ब्लू कलर में ये दिख रहे हैं, ये क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। उत्तर और पश्चिम में तो अरावली पर्वतमाला, उत्तर और पूर्वी हिस्से में प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर और पूर्वी हिस्से में कौन सी श्रृंखला है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहां से लेके, मतलब उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूर्वी से इसे लेकर लगभग कन्याकुमारी तक, कौन सी स्थिति है, ये हो गई पूरी
मतलब विस्तार की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम अरावली पर्वतमाला से उत्तर पूर्वी राजमहल की पहाड़ियों से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बोला है कि ये शिलांग पठार है, ठीक है ना, मेघालय पठार भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? यहाँ पर ये कौन सी 3 पहाड़ियां स्थित दिख रही है आपको? गारो खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो खासी से जयंतिया की स्थिति है। तो ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये बीच की जगह क्यों छोड़ी है, मतलब इसका क्या मतलब है? दोस्तों, ये जो बीच वाला भाग है ये धंसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये पहले प्राचीन काल में धंसा हुआ क्षेत्र था, और फिर लगातार क्या है, जैसे ये गंगा नदी है या दामोदर नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, यहाँ पर दामोदर नदी बहती है, तो इससे क्या हुआ, जो ये धंसा हुआ भाग था नदियों द्वारा लगातार गाद लाने से क्या हुआ, यहाँ पर समतल मैदान बन गए। अभी की स्थिति में क्या है, यहाँ पर समतल मैदान बने हुए हैं। तो ये अलग क्यों हुआ? क्योंकि ये भाग धंसा हुआ था। ये धंसा हुआ पहले तो धंसा हुआ था, लेकिन एक टाइम के बाद नदियों के द्वारा जो निक्षेपण है लगातार लाने के बाद यहाँ पर एक समतल मैदान बन गए। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से समतल मैदान बन गए। ये तो बात होगी। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है, समझ में आ गई? ये डिस्टेंस क्यों है, क्लियर हो गया? ये तो बात होगी शिलांग पठार के बाद में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके इसकी और विशेषताएं देखते हैं कि भाई इसका ढलान क्या सामान्य की ओर, पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों, इसका ढलान की बात करें तो हम लोग एक एक करके ढलान में क्या परिवर्तन कहाँ क्यों हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी भाग की, ठीक है, जो इसका उत्तरी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग की बात करें, तो अगर उत्तरी भाग के पठार की ढलान की बात करें, आप सोचेंगे ढलान क्यों है, तो दोस्तों अगर उत्तरी भाग की ढलान की बात करें तो उत्तर की ओर है, समझ रहे हैं, ये उत्तरी भाग है। ठीक है, और ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, इसकी जो ढलान है वो किस साइड है, उत्तर की ओर है। ठीक है, ये जो भाग है ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे झुका हुआ, तो ढलान क्या उस साइड है। तो ढलान उस साइड होने से क्या हुआ, जो नदियां बहती थी, अब उसका जो नदियां यहाँ बह रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रभाव भी उधर होगा। तो देखिए, जो ये नदियां बह रही है, चंबल नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है, ठीक है, चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, बनास नदी है, तो इससे क्या हो गया, ये क्या कहाँ से बह रही है, ये आपको पता है गंगा नदी है। ये जो मैंने आपको ये जो मेन श्रृंखला है, ये गंगा नदी है, और ये यमुना है। ठीक है ना, ये गंगा नदी वाली स्थिति है, ये यमुना वाली स्थिति है। तो ये तीनों नदियां क्या हो गई, ढलान की साइड है, उत्तर की ओर है। उत्तरी भारत के पठार का जो ढलान है किस साइड है, उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर होने से क्या हुआ, ढलान, नदियां उधर ही जाएगी। तो नदियां देखिए, केन नदी है जो किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में, और बेतवा और चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उत्तरी भारत के पठार का जो ढलान है वो उत्तर की है, उत्तर की ओर है, इसलिए नदियां बहकर आगे चली जाती है, किस साइड, उत्तर की ओर। ये तो हो गई इधर वाले भाग, मतलब उत्तरी भाग की बात हो गई। ठीक है, ऐसे कैसे हम लोग बात करते हैं, अगर सामान्य ढाल की बात कर लें, उससे पहले हाँ सामान्य ढाल की पहले बात कर लेते हैं। अगर सामान्य ढाल ये स्थिति हो, सामान्य ढाल किस साइड है, अगर आपके प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के बारे में पूछ लें तो किस ओर है, पूर्व की ओर। ठीक है, ये अगर सामान्य ढाल की बात करेंगे तो किस साइड है, पूर्व की ओर। ये जो स्थिति है इस ओर है जो सामान्य ढाल है। सामान्य ढाल की बात करेंगे तो ये स्थिति हो गई। और उत्तरी भाग में कुछ ढाल की अगर उत्तर की ओर है तो इसके बारे में मैंने बता दिया। इस ढाल से क्या होगा, अगर नदियां जो बह रही हैं उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, ऑब्वियसली कि जहां ढाल होगी नदियां वहीं जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब देखते हैं कि भाई ये साइड तो सामान्य ढाल है, तो सामान्य ढाल है तो सामान्य ढाल पूर्व की ओर हो, तो आप यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ पर क्या हो गए, देखो दामोदर नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सारी नदियां कहाँ जाके गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में तो गिर रही है। ठीक है, इस भाग में या पूर्व की ओर इस हिस्से में जो नदियां हैं वो सब कहाँ जा रही है, क्योंकि ये सामान्य ढाल मतलब पूर्व की ओर ढाल है। इस पठार का जो ये सामान्य हिस्सा है वो किस ओर है, पूर्व की ओर, तो नदियां कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो उत्तर की ओर ढलान है, यहाँ पर सामान्य तो पूर्व की ओर है, लेकिन यहाँ कुछ और स्थिति है। ये जो स्थिति लग रही है ये यहाँ की है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो दोस्तों, ये जो सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ियों के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी आपको लोकेशन जो ये आपको सतपुड़ा पहाड़ी की स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके उत्तर में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, दक्षिण में तापी नदी। तो दोस्तों इन दोनों या इन स्थिति का जो ढलान है किस साइड है, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर मतलब
यहाँ क्या भ्रंश घाटियां, मतलब धसा हुआ क्षेत्र, जो इन जो जगह दिख रही है ना आपको इस साइड में, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र धसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर मतलब अगर आपको पूछ ले कि भ्रंश घाटियों में से नदियां कौन सी बहती हैं और उसका जो उसकी दिशा क्या है, वो किस सागर में आके गिरती है, तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है भ्रंश घाटियों से बहती है। भ्रंश घाटी मतलब यहाँ दबा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, अंदर की ओर दबा हुआ, जमीन के अंदर दबा हुआ क्षेत्र होता है, वो क्या भ्रंश होता है। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो ये कहाँ गिरती है, यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी। तो आप समझ गए होंगे, उत्तर की ओर बह रही है नदियां, वो गंगा नदी की ओर जा रही है, पूर्व की ओर बह रही है वो बंगाल खाड़ी में जा रही है, और जो पश्चिम की ओर बह रही है वो कहाँ जा रही है, खंबात की खाड़ी या मतलब अरब सागर में बह गिरती है। ठीक है, ये नदियां कहाँ गिरती है, अगर यहाँ बात करें लोकेशन वाइज तो यहाँ हो गई खंबात की खाड़ी, ये जो स्थिति आपको पता है खंबात की खाड़ी की है, और पूरा अगर देखें तो ये क्या कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो एक ही प्रायद्वीपीय भाग के ढलान की वजह से नदियों की दिशाओं में परिवर्तन होता है। अगर ढलान उस साइड है, पूर्व की ओर है, तो नदियां पूर्व की ओर जाएगी, उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर। मैंने एक एक करके क्यों उत्तर की ओर, किसकी कौन सी नदियां उत्तर की ओर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, इसके बारे में अलग से समझा दिया। ये तो बात हो गई ढलान की। अगर और विस्तार की बात करें तो दोस्तों हम लोग अब देख लेते हैं पहाड़ियों के हिसाब से उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी घाट अपन सुनते हैं, तो वो उसकी स्थिति का विस्तार क्या है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग पूरी विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय में अब आगे वाले स्टेप हम लोग देखते हैं। जो ये आपको तापी नदी दिख रही है, आपको पता है ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, पूर्व की ओर मतलब पश्चिम की ओर ढाल है, इसलिए यहाँ बह रहे भ्रंश घाटियों से। ठीक है, तो तापी नदी के मुहाने से मतलब इसके मुहाने से पश्चिमी घाट शुरू होके पश्चिमी घाट के विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है, दक्षिण में कौन सी पहाड़ी तक, ये जो स्थिति दिख रही है ये कार्डमम की पहाड़ी है। ठीक है ना, अगर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के या भारत की दक्षिणी पहाड़ी की बात करेंगे तो क्या क्या नाम है, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, क्या नाम है, कार्डमम की पहाड़ी। इसे और क्या बोलते हैं, इसे इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गए कार्डमम और इलायची पहाड़ी, ये हो गई। सबसे दक्षिणी भाग पश्चिमी घाट का कौन सा है, भारत का तो है दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, ये, और प्रायद्वीपीय भारत की भी यही है, क्या नाम है, कार्डमम या इलायची पहाड़ी। इसके ऊपर जो ये दिख रही है आपको, ये आपको ये जो क्या जो भी आप समझे, ये जो मैंने गोला कर रखा है ये क्या है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जो नीलगिरी बोलते हैं अपन पर्वत सुनते हैं, तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला, ये पश्चिमी घाट की वजह से एक श्रृंखला पश्चिमी घाट की अलग हो गई, ये क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी घाट के दक्षिण मतलब सॉरी नीलगिरी भाग के दक्षिण में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला, ये पश्चिमी भाग का हिस्सा है, से क्या बोलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी। जो क्या नाम है, तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी तक जो विस्तार है, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी विस्तार है। मतलब आप प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी विस्तार की बात कर रहे हैं, तो तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिणी भाग तक कार्डमम पहाड़ी तक जो विस्तार है, ये किसका है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग सॉरी पश्चिमी भाग का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो बात होगी, अब बात कर लेते हैं पूर्वी भाग की। देखिए ये अगर आप नोट किया था तो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट की स्थिति क्या है, ये कटापटा नहीं है, ये मतलब ये सीधी ढलान है, इसकी एकदम स्ट्रेट नहीं है, फिर भी ये मतलब पूरी घाट के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये पर ढलान कम है। इसका ढलान कम होने का कारण क्या है, यहाँ पर ज्यादा नदियां नहीं बह रही है, तो नदियां नहीं बहेगी तो कटान होंगे नहीं, तो कटान नहीं होंगे तो भाग कटा कोटा कम होगा, तो यहाँ पर भाग है जो कम कटा हुआ है। अगर बात करें पूर्वी भाग की, तो पूर्व भाग में दोस्तों ये जो आपको देखा ऐसे दिख रहे हैं, ये पूरा ऊपर नीचे ये कटा कटा भाग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती है। नदियों में देखे तो दामोदर है, तो कृष्णा है, ब्राह्मणी है, दुनिया भर की नदियां हैं। इसमें हम लोग नदियों के लेक्चर में पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ लाएंगे। जैसे कृष्णा नदी हो गई, दामोदर नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, महानदी हो गई, यहाँ पर बहुत सारी नदियां गिरती हैं। तो इससे क्या होगा, ये प्रायद्वीपीय सॉरी पूर्वी भाग है, जो पूर्वी तट है वो क्या कटा बटा है, मतलब सीधा नहीं है, और ये एकदम सीधा है, सीधी ढाल में भी है और ये कटा बटा भी नहीं है। तो अगर इसकी पहाड़ियों की बात करें तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों आगे वाले वीडियो से हम लोग
जो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, मालवा पठार है, इन सब के बारे में एक एक करके सबकी विशेषताएं लाएंगे। वीडियो को लंबा ना हो इसलिए हम लोग 3-4 भाग में इसको पूरा करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।